हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आज हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, सेल। और सेल का भी कौन सा लेक्चर है, ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हम कर चुके थे, है ना, जिसमें हम डिस्कवरीज की बात कर चुके थे, रॉबर्ट हुक के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में, पुरकिंजे, रुडोल्फ विर्चो, ये सारे नाम हम पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात कर ली थी, सेल जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लिया था, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस देख लिया था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म करके हम बात कर रहे थे कि किस किस प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का। ठीक है, ये वाली चीजें चल रही थी अपनी। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो भाई, तो पहली चीज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भाई किसकी, डिफ्यूजन की। किसकी बात करेंगे सर, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन हमने बात की थी, हम कौन कौन सी चीजें पढ़नी थी, हमको डिफ्यूजन पढ़ना था, हमको ऑस्मोसिस पढ़ना था, हमको एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस पढ़ना था, है ना। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन से स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन होता है भाई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जब पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इस तरह के जो सिस्टम है, इस तरह का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन जो होता है ये क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। जब एनर्जी जो है ना, क्लास में जब बच्चे बैठे रहते हैं, जैसे लूजन अप होते हैं, तो टीचर बोलता है अरे एक्टिव हो जाओ सारे, मतलब एनर्जेटिक हो जाओ सारे। तो यहाँ पे ये रहता है ना, ये पैसिव हो रहते हैं, मतलब विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, एक्टिव नहीं है ये। ठीक है, तो एक पैसिव फोर्स है। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा, हमने क्या लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए एरिया ऑफ हायर, एरिया कौन सा है, हायर कंसंट्रेशन का, और कहां से, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर पे जा रहा है। ठीक है, ये कैसा है, पैसिव है ना। किस तरह का है ये, पैसिव प्रोसेस है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है कि एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक तरफ कंसंट्रेशन कम, इस वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक सेल के साइटोप्लाज्म में, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। वो किस वजह से होते हैं, वो इस डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होते हैं। यानी कि जो सेल का साइटोप्लाज्म, ऐसे समझो सेल क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म क्या है, एक रूम है। सेल क्या है, एक रूम है, उसके अंदर की जो एयर है ना, वो उसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, एक बंदा बाहर से आया, वो अपने ऊपर बहुत अच्छे से परफ्यूम छिड़क के आया, तो उस बंदे के बॉडी पे परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे ही वो बंदा कैमरे के अंदर आएगा, वो परफ्यूम के पार्टिकल्स उस पूरे कमरे में इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे तब तक हमें उस परफ्यूम की क्या आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी। जैसे ही वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो उसके बाद ना उनको मूवमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसके बाद उसकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस हमें नहीं आती है। ठीक है, तो सेल भी ऐसे ही है, सेल के अंदर एक कमरा पूरा साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जब कोई पार्टिकल आता है तो वो फिर इक्वली पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और किसकी वजह से हो जाता है सर, डिफ्यूजन की वजह से। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है सर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी सर, अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। ठीक है भाई, ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। और सॉल्वेंट हम ज्यादातर किसकी बात करते हैं, पानी की। किसकी बात करते हैं सर, पानी की बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जब पार्टिकल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, एक सेकेंड बेटा, हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है, जब वाटर या सॉल्वेंट मूव करते हैं फ्रॉम ए एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब पानी मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में,
अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है अपने अंदर से क्रॉस होने के लिए। तो इस तरह की मेम्ब्रेन से जब क्या कहते हैं वाटर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। आइए समझते हैं हमने क्या लिखा है इसमें। देखो भाई, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ पे कैसी कंसंट्रेशन है आपकी सर? लोअर है, ठीक है। और किसके थ्रू सर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे कैसी मेम्ब्रेन है सर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है भाई। ये भी कैसा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से है, तो ये भी पैसे ही हो जाता है। तो ये किस वजह से है? डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल, कि भैया कहाँ पे पानी ज्यादा है कहाँ पे पानी कम है, उसकी वजह से पानी का जो होता है मूवमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी चीजें पानी कभी अंदर बाहर जाता है तो इसी प्रोसेस के थ्रू जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी क्या है हमारी? सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। क्लियर है बात ऑस्मोसिस तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे है आपके पास क्या है? एंडोस्मोसिस। अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम 3 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं, जो कि क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसे? देखो भाई, हमने क्या लिया है? एक मान लो एक सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी क्या फील्ड है? इसके अंदर एक सेल ले लिया हमने। क्या ले लिया सर? सर इसके अंदर एक सेल ले लिया, एक सेल है। और इस सेल में ये रहा आपका न्यूक्लियस। अब इसके बाहर, बाहर पे क्या है सर? बाहर पे है पानी। क्या है सर? पानी है। और अंदर भी, सेल के अंदर भी क्या है सर? पानी है। बिल्कुल है सर, साइटोप्लाज्म में पानी। तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सर जो ये आउटर इन्वायरमेंट में वाटर है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, concentration of water in outer environment आउटर इन्वायरमेंट में जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन इनर इन्वायरमेंट। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, ये मोर देन का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो आउटर इन्वायरमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ये वाटर है, हाँ। आउटर इन्वायरमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये आउटर ईयर, इनर इन्वायरमेंट में जो है वाटर का कंसंट्रेशन कम है। होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होगा ये कहाँ होगा? बाहर से और अंदर की तरफ। वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा सर? बाहर से और अंदर की तरफ आएगा। अब जब सेल के अंदर पानी जाएगा, समझ रहे हो? समझना इस चीज को, जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो वो क्या हो जाएगी सर? स्वेलअप हो जाएगी। स्वेलअप हो जाएगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर। तो ये सेल के अंदर सब पानी जाएगा तो क्या होगी? ये स्वेलअप हो जाएगी। तो हम इसमें लिख देते हैं सेल स्वेलअप, ठीक है। चलो, तो ये इस तरह के जो सिस्टम है सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब क्या हो रहा है? सेल के बाहर एक सिस्टम में, कंटेनर में हमने एक वाटर लिया है जिसमें एक सेल डाल दी है। सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज्यादा है। और सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है।
तो पानी जो है वो मूव करेगा आउटर से इनर इन्वायरमेंट में, तो जो स्वेल है उसके अंदर पानी जाएगा, यानी कि सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के बाहर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, जैसे प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, तो एनिमल सेल तो क्या हो जाती है, बस्ट ही हो जाती है कई बार। ठीक है, चल देखेंगे हम इनको, डायग्राम से समझेंगे। ओके, नाउ बात करते हैं हम एक्सोस्मोसिस, क्योंकि अभी तो हमने एंडोस्मोसिस पढ़ा था, यानी कि अब क्या होता था, पानी सेल के अंदर आ रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, पानी सेल से बाहर जाएगा, तो हम बात करेंगे किसकी, एक्सोस्मोसिस की। तो एक्सोस्मोसिस क्या कहता है कि सर वही हमने क्या किया सर, एक सेल ली, एक कंटेनर बनाया, ओहो हाँ, एक कंटेनर बनाया, इसके अंदर हमने एक सेल बनाई, उसका हमने एक न्यूक्लियस बनाया, उसके अंदर हमने पानी भर दिया बाहर के एनवायरनमेंट में, ठीक है, और अंदर भी भर दिया। अब हो क्या रहा है कि सर जो आउटर एनवायरनमेंट है, कंसंट्रेशन इन आउटर एनवायरनमेंट, और एक तरफ है हमारे पास कंसंट्रेशन इन इनर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहां पे अपोजिट हो जा रहा है पिछली बार से, यानी कि आउटर में कंसंट्रेशन कम है और इनर सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। होगा क्या यहाँ पे, होगा ये कि जो सेल है उससे पानी बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होगा वो क्या होगा, अंदर से और बाहर की तरफ होगा। ठीक है, पानी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस, क्योंकि एक्सो एग्जिट कर रहा है वाटर, वाटर जब सेल से एग्जिट कर रहा है बाहर की तरफ तो हमारे पास क्या आ रहा है, ओस्मोसिस आ रहा है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार हम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं भाई कि हमने एक सेल को प्लेस किया है किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहां पे सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। समझ गए, तो देखो व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हायर, वही वही बात हो गई। ठीक है, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, पानी जो है सेल से बाहर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी सर, सेल श्रिंक हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, सेल से पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो बच्चों क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, एक्सोस्मोसिस। हाँ जी बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्सोस्मोसिस के, और हम कुछ चीज समझते हैं। अभी हमने एक्सोस्मोसिस को तो समझ लिया कि चीजें क्या है, इसमें वाटर बाहर जाएगा, तो इसी में ही हम एक चीज और समझते हैं। अभी हमने बात की थी किसकी, एनिमल सेल की। ठीक है, एनिमल सेल की हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम क्या हो कि हम एक प्लांट सेल को प्लेस करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या होगा जब हम एक प्लांट सेल को प्लेस करेंगे किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो चलो समझते हैं इसको भी। हमारे पास हम एक लेते हैं क्या सर, एक कंटेनर, उसी की तरह हमने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है भाई, अब हम इसमें क्या बनाते हैं, अपनी प्लांट सेल बनाते हैं। अब प्लांट सेल की खास बात क्या रहेगी सर, सर खास बात ये रहेगी प्लांट सेल की कि भैया इसके ऊपर प्रेजेंट होगी एक सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होगी, एक सर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इस तरह से, ठीक है, ये क्या है भाई, अपनी सेल वॉल है। देखो भाई, प्लांट सेल है, उसके
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर क्या है, एक सेल वॉल और है। अब यहाँ पे होगा क्या कि भाई हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, इट मींस इससे पानी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब जब पानी बाहर जाएगा तो होगा क्या कि ये जो अंदर वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये तो होती है क्या, फ्लेक्सिबल होती है। अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अपनी फ्लेक्सिबल है, और जो बाहर वाली जो सेल वॉल है ये कैसी है सर, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ये अपना शेप छोड़ती ही नहीं है। और अगर ये शेप छोड़ेगी नहीं, एक सेकेंड, हाँ, अगर ये अपना शेप नहीं छोड़ेगी तो होगा क्या कि सर जी ये सेल है ना, जैसे ये हमने मानो, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, एक सेल वॉल है ना, और सेल मेम्ब्रेन ये क्या हो जाएगी सर, ये श्रिंक हो जाएगी, ऐसे थोड़ी सी अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगी। हो गई श्रिंक, क्योंकि इसमें से क्या निकल गया बाहर सर, पानी इसमें से बाहर निकल गया। और जब पानी बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया सर, यहाँ पे एक ना गैप सा क्रिएट हो गया, ये वाला ये खाली एरिया क्रिएट हो गया ना। तो इस तरीके सेल को बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है बात यहां तक भाई? देखो एनिमल सेल में तो क्या होता है, एनिमल सेल तो नॉर्मल श्रिंक हो जाती है, लेकिन प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में सेल वॉल है, अपनी रिजिड स्ट्रक्चर बना के रखेगी, अपनी जो रिजिड स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रखेगी, और जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। अब सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी और तो साइडों में गैप क्रिएट हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और जो सेल है वो क्या होती है आपकी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है, लिविंग मटेरियल जो भी प्रोटोप्लाज्म है, ये सारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो इससे क्या होता है आपका, क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। और जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ सेल होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ सेल। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ गया प्लाज्मोलाइसिस क्या है। चलो अब हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, एक तरह का सॉल्यूशन देखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास एक सेल है जिसको हमने एक वाटर के सॉल्यूशन में रखा है। अब बात यह है कि यहाँ पे जो सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है, वही सेम कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा सर, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन वाटर का सेल के बाहर होगा। अब अगर दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा तो वहां पे होगा क्या कि वाटर का मूवमेंट जितना अंदर से बाहर जाएगा उतना ही वाटर बाहर से अंदर आएगा। तो जो नेट रिजल्टेंट मूवमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर, जीरो निकल के आएगा। यानी कि ना तो पानी, एक तरह से देखोगे तो ना तो पानी अंदर गया है ना ही बाहर गया है, क्योंकि जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ जा रहा है। समझ रहे हो, दोनों चीजें क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी, इसलिए नेट जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, जीरो मूवमेंट होगा। यही चीज हमने लिखी है कि जब हम प्लेस करते हैं किसी सेल को, किसमें सर, हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो उसमें होता क्या है कि जितना पानी जो है वाटर मूविंग आउटसाइड, उतना ही क्या होता है वाटर एंटरिंग द सेल। ठीक है, तो इससे जो नेट मूवमेंट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है सर, जीरो। क्या निकल के आता है, जीरो। क्लियर है, तीनों तरह के सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पे देखो, ये देखो, ये क्या है, आरबीसी हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये एनिमल सेल है सॉरी, और ये क्या है, प्लांट सेल है हमारे पास। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पे जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी अंदर, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है, दोनों में कोई चीज अंतर नहीं हो रही थी, ये यहाँ पे सेम रह रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक मतलब अंदर क्या है, कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से पानी सेल के अंदर जा रहा है। तो ये जो सेल है एनिमल सेल, अब इसमें तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो है नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जा रही है, बस्ट हो जा रही है, जिससे सेल बस्ट हो जा रही है। यहां अगर हम बात करें तो यहाँ तो क्या है, सेल वॉल है, तो सेल वॉल बचा लेगी प्लांट सेल को, लेकिन प्लांट सेल कैसे हो जाएगी, टर्जिड कंडीशन हो जाएगी, एकदम स्वेलअप हो जाएगी, एकदम टाइटनिंग हो जाएगी, एकदम टाइट हो जाएगी ये सेल। इस तरह की कंडीशन बोलते हैं टर्जिड कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है सर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर
आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है वहां पे कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा वाटर का, सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेल के अंदर से पानी जाएगा सेल के बाहर, जिससे सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तो श्रिविल्ड हो जाएगी हमारी जो एनिमल सेल है। और जो प्लांट सेल की बात करें तो इसमें देखो ये प्लांट सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ गई तो थोड़ी थोड़ी ये सेल वॉल से डिस्टेंस क्रिएट करने लग गई। इसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यहां तक कि हमने जो भी बात पढ़ी है उसका एक तरह से क्या हो गया सर, समरी हो। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी सर, सेल वॉल की बात कर लेते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे ना, सेल वॉल, सेल वॉल है, सेल वॉल है। हमें पता है प्लांट का एक एक्सक्लूसिव करेक्टर है कि भैया प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी ही होगी। ठीक है, सेल वॉल क्या है कि भाई इन प्लांट्स एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, और द सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है यानी मजबूती प्रोवाइड कराती है, एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, प्रोटेक्शन बचाती है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करा रही है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग यानी कि फटने से बचा रही है। जो हमने देखा किसके साथ, प्लांट्स एनिमल सेल के साथ, जब कब किस कंडीशन में सर, हाइपोटोनिक कंडीशन में। ठीक है, चलो, और साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराती है प्लांट को। ये सब चीजें ये बनी किसकी होती है सर, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है सर, एक पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज का है एक पॉलीसेकेराइड यानी बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड यूनिट। ठीक है, बस यही वाली चीजें आपकी सेल वॉल की हमें याद रखना है, किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। प्लस में काम क्या करती है, शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन सेल को प्रोवाइड कराती है। सारी चीजें क्लियर है? चलो, हाँ भाई, अब आते हैं हम हमारे न्यूक्लियस पे, यानी कि सेल का दिमाग, सेल का जो ये भेजा है, सेल का दिमाग है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। हमें क्या पता है, पहले हम थोड़ी सी अपनी देख लेते हैं, हमें क्या क्या जानते हैं सेल न्यूक्लियस के बारे में। हम जानते हैं कि भाई न्यूक्लियस जो होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, कंट्रोलिंग सेंटर है। सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है सर। ठीक है, सॉरी, ब्रेन मतलब न्यूक्लियस कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है कैसे स्ट्रक्चर है सर, उसकी डबल मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब कहीं कहीं पे ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ना न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये ऐसे फ्यूज हो जाती है। एक या आउटर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गई, और फ्यूज होने से क्या होता है, एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू सब्सटेंस इस न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं, इवन इस न्यूक्लियस के अंदर भी आते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। यहीं से ही सब्सटेंस क्या बाहर भी अंदर भी आ सकते हैं, यहीं से ही बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, इस न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में होता है सर एक धागे जैसे स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। इसके साथ और भी चीजें होती है, इसमें प्रोटीन होती हैं, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। जी हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के बारे में समझेंगे। तो जो इसे न्यूक्लियस में क्या क्या होता है सर, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, प्लस में आपके पास होते हैं आरएनए होते हैं, और इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं सर, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, यही जो डीएनए क्रोमेटिन फाइबर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, यानी हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स होती है ना, जिसमें आपके कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसी तरह हमारी बॉडी की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए क्या है, हमारी स्टोरेज यूनिट है एक तरह से। जितनी भी जो अपनी बॉडी के कैरेक्टर्स हैं, लाइक अपनी हाइट, अपना हेयर कलर, स्किन कलर, इंटेलिजेंस, बॉडी की स्ट्रक्चर, आई कलर, आई की स्ट्रक्चर, हर एक चीज, हर एक छोटा से छोटा कैरेक्टर, कौन सा एंजाइम कब, कौन सा एंजाइम बनेगा, कौन सा हार्मोन बनेगा, कौन सी ऑर्गन बनेगा, कैसे बनेगा, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन किस में स्टोर है सर, हमारे डीएनए में स्टोर है।
इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी बोलते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये हमारे पास कहाँ से आया है सर? ये हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है। यानी हाफ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे फादर से आया है और हाफ हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे मदर से आया है। हाफ मदर से, हाफ फादर से, और जो कंप्लीट बन गया उससे फिर हमारी पूरी बॉडी बनी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई इसकी शक्ल तो इसके मम्मी पे गई है, इसकी शक्ल तो इसके पापा पे गई है, देखो ये अपने पापा की तरह जा रहा है, या अपने पापा की तरह लग रहा है, या अपनी मम्मी की तरह लग रहा है। इवन करेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी आते हैं, लाइक भाई ये तो दादा पे गया है, दादी पे गया है, नाना पे गया है, नानी पे गया है। तो इस तरह से करेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो चलते रहते हैं। किसके थ्रू चलते हैं सर? डीएनए के। इसलिए डीएनए को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल या हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। न्यूक्लियस लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो सर न्यूक्लियस होता ही नहीं। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो सेल में ही फ्यूज्ड रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ही क्या प्रेजेंट है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल भी यही है, और रेगुलेटिंग सेलुलर एक्टिविटीज, हमारे सेल को जितनी भी एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने वाला है। ठीक है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म डबल लेयर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप रेगुलेट द पैसेज बिटवीन, जो पैसेज भी है कि भाई रास्ता इधर उधर से इधर उधर जाएगा चीजें। ठीक है, ये वाली बात कर ली। इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमेटिन फाइबर। हमने क्रोमेटिन फाइबर की भी बात करी, अभी हमने समझा कि क्या होता है क्रोमेटिन फाइबर। क्या होते हैं सर? डीएनए होता है, प्रोटीन होती हैं साथ में। ठीक है, और आगे जाके ये क्रोमोसोम भी बनाते हैं, ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर। यही डीएनए ना कंडेंस होता है, कंडेंस होके तैयार हो जाता है ना। कंडेंस होके क्या होता है? क्रोमोसोम बनाता है। इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गए? क्लियर है बात यहां तक सबको? चलो, ये क्रोमोसोम के बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल से पढ़ोगे कि सर ये क्रोमोसोम किस तरह से बनते हैं, कब बनते हैं। मैं बता देता हूँ थोड़ी सी बात कि सर क्रोमोसोम कब बनते हैं। जब ये सेल डिवाइड करेगी, यानी एक सेल से दो सेल बनेंगे, जब भी ये सेल डिवाइड करेगी तब तक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज ये जो डीएनए है ऐसे ही बिखरा हुआ इसके अंदर पड़ा रहेगा। हम एक बात बताओ, नॉर्मल हम अपनी बात करें, हम कब तैयार होते हैं? ऐसे थोड़ी नहीं कि हम पूरे दिन हमको घर पे रहना है, सुबह सुबह बढ़िया नहा धो के कोट पैंट पहन के यूं ऐसे बैठ गए कि सर भाई अब हम तैयार होके रह गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम तैयार कब होते हैं नॉर्मली? या तो हमें कहीं जगह किसी फंक्शन में जाना है तो अच्छे से तैयार कब होते हैं? कब हमें कहीं बाहर जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, कोई चीज अटेंड करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कुछ भी चीज अटेंड करना है, तब हम अच्छे से तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी घर पे पड़े और घर पे आप सुबह नहा धो के बढ़िया है, जेल वेल लगा के तैयार हुए और कोट पैंट पहन के या फिर कुर्ता पजामा बढ़िया शेरवानी पहन के ऐसे तैयार होके बैठे। घर वाले भी बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, सुबह सुबह तैयार होके बैठ गया, ऐसे कहाँ जा रहा है? पहली चीज क्या पूछेंगे जब भी हम तैयार होते हैं? क्या पूछते हैं? कहाँ जा रहा है। मतलब मेन सेंस क्या हुआ कि जब हम तैयार हो रहे हैं मतलब कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो क्रोमोसोम, ये जो डीएनए है, बिखरा पड़ा रहता है, बिखरा पड़ा रहता है। ये क्रोमोसोम में कब बदलेगा? जब ये सेल तैयार होगी। किस चीज के लिए तैयार होगी सर? डिवाइड होने के लिए तैयार होगी। क्लियर है बात यहां तक? चल आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में और थोड़ी सी बात समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि भैया जब ये सेल डिवाइड होती है, डिवीजन के प्रोसेस होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। इसी चैप्टर में आगे के लेक्चर्स में हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि नए नाम क्या आ गए। इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्या होता है? कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब ऐसे पैटर्न में आता है और क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है, जिसकी हमने अभी बात की। ठीक है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो है ना, इन हिस्टोन एंड एसिडिक प्रोटीन इनके बने होते हैं आपके। डीएनए स्टोर द इंफॉर्मेशन टू सेल टू ग्रो, फंक्शन एंड डिवाइड। सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब किसके अंदर है सर? डीएनए के अंदर।
ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं सर? डीएनए के वो पोर्शन जो एक्चुअली में काम करते हैं, इनको हम हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं इनको, यहाँ पे है ना, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। क्योंकि जैसे मान लो ये एक डीएनए है और खैर ऐसा नहीं होता, हाँ इस तरह का हमारा क्या है भाई, डीएनए है। देखा होगा ना मूवीज में कई बार डीएनए दिखाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डीएनए, इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो इसका मान लो इतना पोर्शन हम बात करते हैं, ये है डीएनए, इसका अरे इतना पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये आपकी बॉडी में किसी करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो इतना पोर्शन है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा सर? ये अपने आप में क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, जीन वाली बात ये है। चलो बड़े आगे चले, यहां पे अपना न्यूक्लियस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो हाँ भाई, अब हम बात करते हैं किसकी सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो हमारी जो सेल होती है ना, उसमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जो कि मेनली 4 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या होती है सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये 4 चीजें आती हैं किसमें? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसको सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टार्ट करते हैं। देखो तुम देख पा रहे थे, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी की जो मेम्ब्रेन है, इससे ये अटैच होके आपके क्या निकल रहे हैं सर? ये राइबोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है? आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसकी सरफेस पे अगर आप देख रहे हो तो क्या प्रेजेंट है सर? ये डॉट 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 प्रेजेंट दिख रहे हैं हमको, कुछ ऐसे रेत के दाने दाने से कुछ पड़े हुए दिख रहे हैं हमको। इनको बोलते हैं सर राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम, राइबोसोम। और इनकी प्रेजेंस होती है जो न्यूक्लियस के पास, जो जो न्यूक्लियस से बिल्कुल जुड़ता हुआ एंडोप्लाज्मिक है ना, पास है, वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और उस राइबोसोम की वजह से ही उनकी सरफेस क्या रहती है सर? रफ सरफेस रहती है। इसीलिए इन तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ रफ ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं इसकी, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इनकी सरफेस कैसी हो जाएगी? एकदम स्मूथ सरफेस हो जाएगी। और स्मूथ सरफेस है, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? स्मूथ ईआर बोल रहे हैं, यानी कि ऐसी सरफेस जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं। इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं, अभी देख लेते हैं सर। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइबोसोम के बारे में, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, राइबोसोम के काम देख लेते हैं हम। राइबोसोम जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है। दूसरी चीज सर, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है सर। इसके 2 तरह का राइबोसोम पाया जाता है, और वो जो 2 तरह का है वो कौन कौन सा है सर? एक तो होता है आरईआर। कौन सा होता है? आरईआर, ऊपर नीचे हो गया, हाँ आरईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या होते हैं सर? राइबोसोम होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो
आर क्या करेंगे सर, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। एक काम तो इसका ये हो गया कि सर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा काम, सर जो आर होते हैं ना, ये सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर, लाइसोसोम क्या है, एक डाइजेस्टिव वो है, वो सेल का पूरा जितना भी कचरा वेस्ट जितना भी रहता है वो सारा किस में जाता है, लाइसोम में जाता है, और लाइसोम उसको डाइजेस्ट कर देता है। किससे सर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम क्या होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स जो हैं, जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं, ये बनते कहाँ हैं सर, ये आर में बनते हैं, यानी कि एंजाइम्स फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम ऑफ आरिया। एंजाइम भी कौन से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी सर, SERP। किसकी बात करते हैं सर, दूसरा टाइप जो है हमारे पास वो है SER। अब क्योंकि इनकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते, ऑब्वियसली बात है प्रोटीन तो करने बनाएंगे नहीं, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री तो कौन है, राइबोसोम। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सर लिपिड्स। क्या बनाएंगे, ये लिपिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लिपिड्स बनाएंगे। जैसे स्टेरॉइड, स्टेरॉइड भी क्या होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स बनाएंगे। तो और एक और काम लिख देते हैं इसमें कि जो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के बारे में आप या तो 9th में क्या आपका एक चैप्टर हुआ करता था जिसको बोलते हैं डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तो क्या वो डिलीट कर दिया गया, कट हो गया है। तो जो डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर था, या फिर हम 11th में गए, 11th में आता है एक चैप्टर एनिमल किंगडम, उसमें हम जानते हैं कि क्या रहता है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। अभी के लिए तुम ऐसे समझ लो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी एक तरह से, अगर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट में बोलते हैं। तो लीवर सेल्स के जो SCR होते हैं, तो SCR ऑफ लीवर सेल, SCR of liver cells of vertebrates perform the function of detoxification। यानी कि हमारे जो बॉडी में से, अगर हम हमारी बात करें तो हम भी वर्टिब्रेट्स आते हैं, तो हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करते हैं, लीवर सेल के SCRs। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से देखोगे तो हमारे पास RER से क्या बन रही है, RER से बन रही है सर प्रोटीन बन रही है, हाँ। और SCR से क्या बन रहा है, SCR से सर बन रही है लिपिड। क्या बन रहे हैं, लिपिड बन रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे, प्रोटीन और लिपिड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, याद करो याद करो, प्रोटीन और लिपिड के क्या बनाते हैं, लिपिड मिलके क्या बनाते हैं सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन बाय लिपिड लेयर, है ना। तो ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है भाई, क्लियर है बात यहां तक। चलो यहां पे आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या हो जाता है सर, फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट जो आता है वो आपके आता है क्या, गोल्जी एपरेटस। क्या आते हैं, गोल्जी एपरेटस। देखो भाई, पहली बात, इनकी डिस्कवरी किसने की थी सर? इनकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। ठीक है, 1897 में इनको क्या है, नोबेल भी मिला था, है ना, इन्होंने नोबेल भी शेयर किया था, नोबेल भी मिला हुआ है कैमिलो गोल्गी को। तो गोल्जी एपरेटस की बात करें तो इसमें देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कुछ, इस तरह से, इस तरह से, है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहां से चीजें आती हैं और यहां से चीजें बाहर निकलती हैं। तो मेन काम करता क्या है गोल्जी? गोल्जी काम करता है, गोल्जी का जो मेन काम है ना सर, वो है पैकेजिंग का। क्या काम है? पैकेजिंग का, साथ में टैगिंग का भी। ये टैग भी लगाता है, इसीलिए गोल्जी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। सेल का पोस्ट ऑफिस बोला जाता है गोल्जी बॉडी का। इसमें जो तुम वेसिकल्स देख रहे हो, इस तरह की ये चीज देख रहे हो, इसको बोलते हैं सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। ठीक है, देखो ऐसे समझो, समझते हैं इस चीज को कि भाई हमने किसी एक डिलीवरी साइट से, कोई भी एक ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है, वहां से हमने कोई चीज मंगाई, जिससे हमने फोन ऑर्डर किया। बढ़िया, एक फोन ऑर्डर किया है। अब फोन का एक अपना बॉक्स होगा, अपना एक बॉक्स होगा। वो चीज है आपकी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, आरईआर से क्या हुआ, एक प्रोटीन आई। ये एक प्रोटीन है, ठीक है, ये आरईआर से आई है, इसके ऊपर अपना एक बॉक्स है। क्लियर है? तो हमने एक फोन ऑर्डर किया है, अब फोन की कंपनी ने, है ना, प्रो मैक्स लिया है अपन ने, हल्के फुल्के थोड़ी लेंगे, तो इसने अपना क्या एक बॉक्स दिया है। अब ये गोल्जी बॉडी के पास जाएगी, गोल्जी बॉडी इसके ऊपर अपना एक और बॉक्स लगाएगी। जैसे हम अगर किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाते हैं, तो वो क्या करती है सर, इसके ऊपर एक और, जैसे अमेजोन से हमने ऑर्डर किया, तो अमेजोन क्या करती है सर, इसके ऊपर, अरे ये तो पिंकी आ गया, एक और अपना बॉक्स और देती है प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई रास्ते में कोई खराब ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद कि भाई इसको, इस फोन को पहुंचाना कहाँ है, कहाँ पे पहुंचाना है, एड्रेस भी तो होगा ना कोई। तो एड्रेस के लिए टैग लगाया जाता है कि भाई अमेजोन उस पे वो पर्ची चिपका के देता है कि भाई यहाँ ये एड्रेस रहा, इस बंदे के पास ये फोन पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा सर, एक टैग लग जाता है। ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे इन टैग्स के बारे में, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टैग लगते हैं, है ना, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं इसको, बाकी ये चीजें हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो ये टैगिंग का भी काम करता है। अब इस टैग की मदद से ये प्रोटीन जहां पे इसको काम करना होगा, जहां के लिए बनी होगी, वहां पे पहुंच जाएगी। तो होता क्या है भाई, हमने अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर करी है, प्रो मैक्स कोई चीज ऑर्डर की है, ठीक है, उसने जिसका फोन हमने ऑर्डर किया है उस कंपनी ने भी अपना एक बॉक्स का दिया है, डब्बा दिया है, जिसके अंदर फोन रख के दिया है। लेकिन अमेजोन से जो हम मंगा रहे हैं, तो अमेजोन भी अपना एक, उसके ऊपर एक और पैकिंग करके देता है, और साथ में उस पर एक टैग लगा के देता है। तो जो काम अमेजोन कर रहा है, कि टैग लगाने का और पैकिंग करने का, वही काम कौन करती है? आपकी गोल्जी बॉडी भी करती है। कौन करती है? गोल्जी बॉडी भी करती है। ठीक है, साथ में इसका एक छोटे मोटे काम और है, जैसे कि छोटे मोटे, कि भैया आपके जो एक सेल ऑर्गेनल होता है, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, जो हम पढ़ेंगे आज नहीं, आगे के क्लासेस में, उनका फॉर्मेशन भी करती है। तो लाइसोसोम भी कहाँ बनते हैं? गोल्जी बॉडी मिलते हैं। साथ में सर जो हमारे सिंपल शुगर होते हैं, सेल के अंदर सिंपल शुगर्स होते हैं ना, इन सिंपल शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर में। किसमें? कॉम्प्लेक्स शुगर में। ये कन्वर्जन भी कौन करती है सर? गोल्जी बॉडी करती है। तो यहाँ आपके गोल्जी बॉडी के मेन आपके फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। क्या है सर? पैकेज, कहाँ पर पैकेजिंग का काम करते हैं, टैगिंग का काम करते हैं, लाइसोसोम फॉर्मेशन करते हैं, और क्या करते हैं? सिंपल शुगर को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर में।
क्लियर है भाई बात यहां तक? ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इसके बारे में कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। यहां से हम स्टार्ट हुए थे सर, हमने पहले देखा था क्या, डिफ्यूजन देखा था, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में देखा, डिफ्यूजन में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल्स का मूव हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। उसके बाद हमने देखा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है सर, इसमें मूवमेंट हो रहा है वाटर का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने देखा सर एंडोस्मोसिस देखा। एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा था सर, हम क्या कर रहे थे, एक सेल के अंदर पानी जा रहा था फ्रॉम, अगर हम सेल को प्लेस कर रहे थे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। किस तरह के सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये देख लेना हाइपोटोनिक क्या होते हैं, मैंने बता दिया पहले। उसके बाद हम बात कर रहे थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, यानी कि हम बात कर रहे थे एग्जोस्मोसिस की, जहां पे सेल से बाहर पानी जाता है तो एग्जोस्मोसिस हो जाता है वहां पे हमारे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, फिर हमने बीच में प्लाज्मोलाइसिस की भी बात की थी, किसकी? प्लाज्मोलाइसिस की भी बात करती थी। उसके बाद हमने ये पूरे डायग्राम से समझा था पूरा कि भाई कैसे क्या होता है, क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात कर रहे थे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है, क्या प्रोटेक्शन होता है, क्या काम करती है, साथ में किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी हुई है हमारे पास सेल वॉल। फिर हमने न्यूक्लियस को समझा, न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके ऑर्गेनली है। उसके बाद उसके फंक्शन देखे, उसके अंदर क्या होता है वो देखा। अच्छा, हमने एक चीज नहीं देखी है, मैं भूल गया हूँ, ध्यान भी नहीं रहा, अब याद आया। क्या? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस करता क्या है सर, ये न्यूक्लियोलस जो है ना, ये आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए, यानी कि आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और यही राइबोसोमल आरएनए आगे जाके क्या बना लेगा? राइबोसोम बना लेगा। ठीक है, तो एक तरह से न्यूक्लियोलस में क्या हो रहा है सर, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का फॉर्मेशन। क्लियर है बात यहां तक? उसके बाद गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और यहाँ पे आपका आज का लेक्चर क्या होता है, फिनिश होता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है भाई, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट में पूछ लेना, दोबारा समझा देंगे। क्या दिक्कत आ रहा है अपने, कौन सा समझाने में घर से कुछ जा रहा है। ठीक है, चलो आई होप आप सभी को मजा आया होगा आज की क्लास में, आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं। और अच्छे से आप इसको समझना, पढ़ना। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा वो भी जरूर देखना, क्योंकि उसी से ही आगे हमने आज स्टार्ट किया था। और अब मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम आगे का इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से अगला क्लास जो रहेगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, और उसमें हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।